नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजपाल सिंह हिंदी थ्योरी सीरीज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। साथ ही दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी साहित्य से संबंधित चैप्टर पर हमने डिस्कस किया था। आज हम फिर से हिंदी साहित्य से संबंधित जो चैप्टर है उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी हमारा लंबा चैप्टर ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं भी हैं, फिर भी हम उनको लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की ही रिकमेंडेशन थी कि जितने भी कवि हैं आप किसी को भी ना छोड़ें, सभी को ही कवर करते हुए चलें, तो हम उसी आधार पर चल रहे हैं। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए ट्री के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट कवि हैं कहानी के रूप में उनके अलग से एक प्लेलिस्ट बनाकर वो साहित्य वाला सेशन लाऊंगा, जिसमें उपन्यास, रचनाएं, कहानी, उनके निबंध हैं या फिर उनके काव्य हैं, रेखाचित्र हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर राजपाल सिंह सीरीज के आपको चाहे वो थ्योरी सेशन के हो या फिर एमसीक्यू सीरीज की अगर पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से उन पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, थ्योरी सेशन के बाद आप लोग एमसीक्यू सीरीज को जरूर लगाया करें, जबकि साहित्य से संबंधित तो हमारे 8 से 9 वीडियो एमसीक्यूज़ के भी बने हुए हैं। लगभग 500 से 700 क्वेश्चनों के बीच में इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रथम प्रमुख जो कवि हैं उनके नाम एवं उपनाम, उपाधियाँ एवं अन्य तथ्य। कहने का मतलब है कि जो हिंदी के हमारे प्रमुख कवि हैं उनके जो उपनाम हैं और जो उनको उपाधियाँ मिली हैं और उनके जो अन्य तथ्य से संबंधित जो हमारे रहने वाले हैं, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध हमारे अमीर खुसरो जी को ही माना जाता था। तो देखिएगा, अमीर खुसरो जी का जो नाम या फिर उपाधि है, उपनाम, तो दोस्तों तूती ए हिंद, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, ये हमारा अमीर खुसरो जी को जाना जाता है। हिंदुस्तान की तूती, महाकवि तथा कवियों में राजकुमार के रूप में भी हमारा किसको जाना जाता है? तो ये हमारे अमीर खुसरो जी को ही जाना जाता है। अब्दुल हसन यमीनुद्दीन जो नाम है वो किस कवि का था? तो दोस्तों, ये हमारा अमीर खुसरो इनका उपनाम है, और इनका जो मूल नाम था वो आपका क्या है? अब्दुल हसन यमीनुद्दीन इनका मूल नाम था। ठीक हो गया। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो दोस्तों, विद्यापति के जो उपनाम है वो मैथिली कोकिल, बहुत ज़्यादा फेमस पूछा जाने वाला, अभिनव जयदेव, अवरूप का कवि, कवि शेखर, कवि कठहार जो नाम है, जो उपनाम है, जो उपाधियाँ हैं, ये हमारी विद्यापति जी की देखने को मिलती हैं। सरहपा जी की अगर बात करें तो हिंदी का प्रथम कवि या फिर सिद्धों का प्रथम कवि के रूप में हमारा सरहपा को जाना जाता है। मुल्ला दाऊद की अगर बात करेंगे तो दोस्तों, हिंदी के प्रथम सूफी कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको ये कहा हुआ था। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे सूरदास जी की, तो दोस्तों सूरदास जी के जो अन्य नाम हैं या फिर उपाधियाँ हैं, तो खंजन नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला नाम है। जीर्णोत्सव का कवि, भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज, ये लगभग इतने ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि एग्जामों में अब इसकी कोई जगह ही नहीं रही है। अष्टछाप का जहाज, वात्सल्य रस का सम्राट, बहुत ज़्यादा बार अष्टछाप का जहाज और वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में किस कवि को जाना जाता है? तो ये सूरदास को। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सूरदास पे, अमीर खुसरो पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। विद्यापति के मैथिला कोकिल पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आगे के एग्जामों में। फिर बात करेंगे हम रामेश्वर शुक्ल की। तो दोस्तों, इनको अंचल उपनाम से जाना जाता है। शरद चंद्र को देखा गया तो आवारा मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। शिव मंगल सिंह को सुमन के रूप में जाना जाता है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हमारा निराला, महाप्राण और साहित्य हार्दुल के नाम से इनको जाना जाता है। उसी तरीके से गया प्रसाद शुक्ल जी को अगर देखा जाए तो दोस्तों, सनेही त्रिशूल के रूप में इनको जाना जाता है, और पांडे वेचन शर्मा जी को उग्र अष्टावक्र के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे उपेंद्र नाथ की, तो दोस्तों इनको अस्क के रूप में भी जाना जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि, यानी कि अज्ञे ने इनको कवियों के कवि के रूप में शमशेर बहादुर जी को संबोधित किया हुआ है। बात करेंगे फणेश्वर नाथ रेणु जी की, तो दोस्तों रेणु इनका एक उपनाम है, और धरती का धन के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, चंद्रधर शर्मा तो इनका नाम है नहीं, लेकिन इनको गुलेरी उपनाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय को, तो इनको हरिऔध कवि सम्राट के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आप लोगों ने आज तक नाम सुना होगा, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय ही इनका मूल नाम है। हरिऔध इनका एक उपनाम के रूप में देखने को मिलता है। वहीं कवि सम्राट के रूप में भी इनको जाना जाता है। फिर देखिएगा, महादेवी वर्मा को अगर देखा जाए तो आधुनिक युग की मेरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग लिख के लीजिए, ये आगे के एग्जाम में भी आपका पूछा जाएगा, तो विशेष इस पर ध्यान रखिएगा। बालकृष्ण शर्मा की अगर बात करें तो नवीन उपनाम के रूप में इनको जाना जाता है। और वहीं पुष्पदंत की अगर बात करें तो अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेदव्यास, काव्य रत्नाकर,
कविकुल तिलक, हिंदी की भवभूति के रूप में इनको जाना जाता है। फिर देखिएगा स्वयंभू की अगर बात करें तो अपभ्रंश का वाल्मीकि के रूप में हमारा स्वयंभू को जाना जाता है। वहीं बात करेंगे कालिदास, एक इनका भी अन्य नाम देखने को मिलता है। फिर देखिएगा राजस्वी प्रसाद को तो सितारे हिंद, ये भारतेंदु के विद्यागुरु के रूप में हमारा राजस्वी प्रसाद जी को जाना जाता है। बद्री नारायण चौधरी जी की अगर बात करें तो प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के रूप में हम जानते हैं, लेकिन उनका जो मूल नाम है वो बद्री नारायण चौधरी के रूप में ही देखने को मिलता है। प्रेमघन और जो अब्र है ये उनके उपनाम के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की अगर बात करें तो प्रकृति का सुकुमार कवि, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर गोसाई दत्त के रूप में भी इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सुधाकर एक निहत्था और स्वरसिद्ध के रूप में हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता है। फिर देखिएगा बात करेंगे उन अन्य विशेष कवियों के बारे में जिनके मूल नाम और उपनाम से संबंधित हम फिर देखेंगे। तो श्रीधर पाठक जी की अगर बात करें तो प्रकृति का उपासक या फिर कवि के रूप में जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी को हमारा हालावादी कवि के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों हाला का मतलब क्या होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, यानी कि मदिरा से उसका तात्पर्य होता है। तो हालावादी जो कवि है यानी कि शराबी कवि के रूप में भी हरिवंश राय बच्चन को अगर उस तरीके से अगर देखें तो हम मान सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद की अगर बात करें तो अज्ञेय है, कठिन गद्य का प्रेत और कुट्टी चातन के रूप में इनको जाना जाता है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन इनका मूल नाम था, तो वात्सायन कहने का मतलब है हिंदी का एथलीट के रूप में भी इनको जाना जाता है। अच्छा, धनपत राय की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा लगभग 10वीं 11वीं में एक धनपत राय करके एक चैप्टर आपको देखने को मिलता है। प्रेमचंद्र नवाब राय जो है उपनाम, उपन्यास सम्राट, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिस और कलम का सिपाही जो आपके हैं, ये धनपत राय जी को इन उपनामों से जाना जाता है। विशेष देखा जाए तो शरदचंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी प्रदान की है। महेश दास जी को अगर देखा जाए तो दोस्तों महेश दास जी को बीरबल, यानी कि बीरबल का मूल नाम क्या था पूछा जाता है, तो दोस्तों महेश दास देखने को मिलता है। और मलिक मोहम्मद का मूल नाम तो मलिक मोहम्मद है, लेकिन जो उपनाम मिला हुआ है वो जायसी के रूप में देखने को मिलता है, इसलिए हम मलिक मोहम्मद जायसी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो जगन्नाथ दास को रत्नाकर के रूप में भी जाना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को दोस्तों हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है, या फिर कलयुग का कन्हैया भी इनको कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके लिए एक बड़ा नाम है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि हिंदी नवजागरण के जो अग्रदूत हैं वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रूप में जाने जाते हैं। और कलयुग का जो कन्हैया है वो भी हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। फिर देखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, तो दोस्तों ये हमारी महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। दद्दा है, मधुप है और रसिकेंद्र जो नाम है ये भी मैथिली शरण गुप्त के ही उपनाम देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो दोस्तों कलाधर है, आधुनिक कविता के समेरु, प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में हमारा किसको जाना जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद को। ये नाम थोड़ा सा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। बात करेंगे तुलसीदास जी की, तो दोस्तों कवि शिरोमणि, लोकनायक, मानस का हंस, बहुत ज़्यादा फेमस नाम मानस का हंस, यानी कि अमृतलाल नागर ने कहा है इनको कि अमृत का हंस। वहीं बात करेंगे हिंदी के जातीय कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ये काफ़ी इनका फेमस नाम है। अनुप्रास का बादशाह, रूपकों के बादशाह, उत्प्रेक्षाओं के बादशाह और लोक मंगल की साधना का कवि रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि इनको नाभादास ने कहा है। तो दोस्तों तुलसीदास भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नाम देखने को मिलता है। अब बात करेंगे राम वृक्ष बेनापुरी की, तो दोस्तों कलम का जादूगर के रूप में इनको जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे वैद्यनाथ मिश्र जी की, तो दोस्तों नागार्जुन के रूप में इनको जाना जाता है। यात्री, बाबा और ठक्कन मिश्र के रूप में इनको जाना जाता है। वाल्मीकि की अगर बात करें तो दोस्तों इनको आदि कवि के रूप में जाना जाता है। नंददास की अगर बात करें तो इनको जड़िया कवि के रूप में जाना जाता है। सैयद इब्राहिम को हमारे रसखान के रूप में देखने को मिलते हैं। और त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को हमारे रांगी राघव के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को हमारा, दिनकर तो एक इनका उपनाम है, रामधारी सिंह इनका मूल नाम के रूप में देखने को मिलता है। अधैर्य का कवि इनको कहा जाता है और समय सूर्य के रूप में इनको जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको जरूर याद करेंगे। गजानन माधव जी को हमारा, गजानन माधव ही इनका मूल नाम है और मुक्तिबोध जो है ये इनका उपनाम के रूप में देखने को मिलता है। फैंटेसी का कवि, भयानक खबरों का जो कवि है वो भी हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा जी को हमारा बुंदेलखंड का चंद्रप्रदाय के रूप में जाना जाता है। और श्याम सुंदर दास को बाबू साहिब के रूप में देखने को मिलता है। उसी तरीके से जो मन्नू भंडारी है दोस्तों, मन्नू भंडारी इनका मूल नाम है, लेकिन इनका जो उपनाम है ये हमारा महेंद्र कुमारी के रूप में इनको जाना जाता है। फिर तो देखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज जो आपका नाम है ये रामचंद्र शुक्ल जी के रूप में देखने को मिलता है। मुनि मार्ग के हिमायती साहित्य का महारथी के रूप में हमारा रामचंद्र शुक्ल जी को जाना जाता है। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। कैलाश सक्सेना कमलेश्वर के रूप में जाने जाते हैं और जैनेन्द्र कुमार हमारे आनंदी लाल के रूप में देखने को मिलते हैं। अबिका दत्त हमारे व्यास के रूप में जाने जाते हैं और कांता प्रसाद गुरुजी, कामता प्रसाद ये दोस्तों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कामता प्रसाद गुरुजी हमारे हिंदी व्याकरण का पाणिनि के रूप में कांता प्रसाद गुरुजी को हमारा जाना जाता है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे दोस्तों तो किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अच्छा, हिंदी व्याकरण का जो पाणिनि है वो हमारे कामता प्रसाद गुरुजी को माना जाता है, लेकिन हिंदी का जो खाली पाणिनि है वो हमारा किशोरीदास वाजपेयी जी को माना जाता है। वहीं अगर बात करेंगे हेमचंद्र को तो दोस्तों प्राकृत का पाणिनि या फिर कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जाना जाता है। पिसेल की अगर बात करें तो अपभ्रंश का पाणिनि के रूप में इनको जाना जाता है। और बालमुकुंद गुप्त जी की अगर बात करें तो दोस्तों इनको भारतेंदु व द्विवेदी युग की योजक कड़ी के रूप में जानने को मिलता है। अब बात करेंगे कबीरदास की तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अधिकतर बार इसी रूप में पूछा जाता है कि कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया था, तो दोस्तों ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। फेमस क्वेश्चन है ये, तो फिर आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि भाषा का डिक्टेटर के रूप में किस कवि को जाना जाता है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे भाषा का डिक्टेटर कहा था। तो दोस्तों ये कबीरदास को हमारा कहा हुआ था, यानी कि भाषा का जो डिक्टेटर है ये हमारा कबीरदास जी के रूप में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे केशवदास जी की तो दोस्तों देखिएगा केशवदास जी के अलंकारों का बादशाह इनको कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया है। वहीं अगर देव की बात करें तो उपमा का बादशाह, सेनापति की बात करें तो श्लेष का बादशाह, घनानंद की अगर बात करें तो विरोधाभास का बादशाह के रूप में इनको जाना जाता है। दुष्यंत की बात करेंगे तो गजल सम्राट, वहीं बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो हिंदी का स्टील, और रामचंद्र शुक्ल ने ही इनको हिंदी का स्टील के रूप में भी जाना है। राजेंद्र बाला घोष ने इनको बंग महिला और बुद्धिसेन ने इनको बोधा, काजी नजरुल इस्लाम ने इनको विरोधी कवि के रूप में जाना है। अब बात करने वाले हम इससे आगे ज्ञानपीठ यानी कि जो हमारा पुरस्कार है, या फिर हम यूँ कहें कि जो हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उनसे सम्मानित होने वाले जो साहित्यकार हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे आगे के जो हमारे मुख्य जो नाम रहने वाले हैं उनके बारे में यदि अगर बात करें तो देखिएगा, पहले जो हमारे ज्ञानपीठ से संबंधित हमारे जो लेखक हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर सरस्वती सम्मान से जो व्यक्ति हमारे रहने वाले हैं उनके बारे में, मंगला प्रसाद है, श्लाघा सम्मान है, चाहे भारतीय सम्मान है, और अंत में हम बात करेंगे साहित्य से संबंधित जो हमारे सम्मान हैं उनके बारे में, क्योंकि वो हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक मैं पर्टिकुलर वीडियो में ही आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ऐसे एकदम से बीच में अगर मैं उसको लाऊंगा तो थोड़ा सा याद करने के लिए कठिनाइयाँ ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो हम अभी बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रमुख जो साहित्यकार हैं, यदि अगर उनके बारे में बात करें तो देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर बात करें तो देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी और 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में लिखी जाने वाली कृतियों के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किंतु 2018 से अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रदान किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि वर्तमान में कितने भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, अंग्रेजी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया जाने लगा, तो जो अंग्रेजी भाषा है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाने लगा, तो 2018 आप लोग ये याद रखेंगे। ये थोड़ा सा याद रखने लायक बातें हैं। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में दी जाती है। प्रस्तुति पत्र आप लोगों को दिया जाता है और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा जो है वो देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसे दिया गया और कब दिया गया, तो 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन इसके बाद यह पुरस्कार लेखक की भारतीय साहित्य के संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। अब अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहले अगर किसको दिया गया, कब दिया गया, तो बात करेंगे कि जो हमारा 1982 तक किसको दिया गया है, एकल लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था कह रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए इसको दिया जाने लगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो दोस्तों 1968 में ये पुरस्कार दिया गया था, जो 4वां चिदम्बरा के लिए दिया गया, जो कृति थी हमारी चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंजी की, तो 1968 में सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। उसके बाद 1972 में ये 8वां उर्वशी जी को दिया, उर्वशी जो कृति है इसके जो साहित्यकार हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, इनको दिया गया। 1978 में
कितनी नाव में कितनी बार के लिए सच्चिदानंद हीरानंद जी को ये दिया गया था, वात्स्यायन अज्ञे जी। और 1982 में 18वां यामा जो कृति थी महादेवी वर्मा जी की, ये उनको 1982 में दिया गया था। वहीं बात करेंगे संपूर्ण साहित्य 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। और संपूर्ण साहित्य 1999 में जो हमारे साहित्यकार निर्मल वर्मा जी थे, हिंदी के लिए इनको ये दिया गया था। और गुरु दयाल सिंह पंजाबी को भी ये दिया गया था। वहीं अगर बात करेंगे 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए कुंवर नारायण जी को भी ये पुरस्कार दिया गया था। और 2009 में ही संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत श्रीलाल शुक्ल जी को भी ये पुरस्कार दिया गया था। 2013 की अगर बात करें तो संपूर्ण साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को, साहित्यकार जो हमारे देखने को मिलते हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2017 में 53वां संपूर्ण साहित्य के लिए कृष्णा शोभती को हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हमारे जितने भी कवि हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ज़्यादा नाम नहीं है, अगर देखें तो लगभग 10 से 12 नाम इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है इनको याद करना। फिर अगर बात करेंगे व्यास पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रमुख जो साहित्यकार हैं, अगर उनकी बात करें तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा व्यास सम्मान है वो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा जो बड़ा है वही हमारा व्यास सम्मान है कहता है। यह पुरस्कार 1991 के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। अच्छा दोस्तों, जो ये पुरस्कार है के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से जो इसको दिया जाता है, तो कब से दिया जाता है, 1991 से दिया जाता है। और इस पुरस्कार के 3 लाख रुपए नगद धनराशि के रूप में जो हमारा पुरस्कृत होने वाला जो व्यक्ति है उसको दिया जाता है। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे दोस्तों 1991 में सबसे पहले जो हमारा व्यास सम्मान है वो किसको दिया जाता है, तो देखिएगा 1991 में सबसे पहले भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास वर्मा जी को हमारा ये दिया जाता है 1991 में। और 1992 में नीला चाँद के लिए उपन्यास जो हमारा देखने को मिलता है डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह जी को दिया जाता है। 1993 में मैं वक्त के सामने हूँ काव्य के लिए गिरिजा कुमार माथुर को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे 1994 की, तो दोस्तों सपना अभी भी काव्य के लिए धर्मवीर भारती को ये पुरस्कार दिया जाता है। और 1995 में आत्मजयी के लिए साहित्यकार धर्मवीर भारती को कुंवर नारायण जी को देखने को मिलता है। वहीं 1996 की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कृति के लिए प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को ये हमारा दिया जाता है। वहीं 1997 की अगर बात करें तो दोस्तों उत्तर कबीर काव्य के लिए हमारा केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 1998 में 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को हमारा ये दिया जाता है। और 1999 में विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, ये पुरस्कार से संबंधित जो हमारा सीरीज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपने में देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें 2000 में पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए गिरिजा किशोर को व्यास सम्मान दिया जाता है। और 2001 में आलोचना के लिए रमेश चंद्र शाह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2002 की अगर बात करें तो दोस्तों पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य के लिए कैलाश वाजपेयी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और 2003 में आवा जो उपन्यास है उसके लिए चित्रा मधुगल को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2004 में कठगुलाब उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान दिया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे 2005 की तो कथा सतीसर उपन्यास के लिए चंद्रकांता को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2006 की बात करें तो दोस्तों कविता का अर्थात आलोचना जो है वो परमानंद श्रीवास्तव को व्यास सम्मान से सम्मानित 2006 में किया जाता है। और 2007 की अगर बात करें तो समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा शोभती को व्यास सम्मानित किया जाता है। वहीं अगर 2008 की बात करेंगे तो एक कहानी यह भी के लिए मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और 2009 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2010 की अगर बात करें तो दोस्तों फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और 2011 के लिए आम के पत्ते काव्य के लिए राम दशरथ मिश्र को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और 2012 में न भूतू न भविष्यति उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और वहीं 2013 के लिए व्योमेश दरवेश संस्मरण के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी जी को हमारा सम्मानित किया जाता है। फिर देखिएगा 2014 में प्रेमचंद्र की कहानियों का कालानुक्रम अध्ययन जो है इसके लिए कमल किशोर
गोयनका जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। फिर बात करेंगे अगर 2015 की, तो देखिएगा 2015 में हमारे क्षमा के लिए सुनीता जैन को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और वहीं 2016 की अगर बात करें तो काटना शमी का वृक्ष पदम सुरेंद्र वर्मा पंखुड़ी की धार से के लिए इनको सम्मानित किया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे सुरेंद्र वर्मा को जो 2016 में हमारा सम्मानित किया जाता है काटनी शमी वृक्ष पदम पंखुड़ी की धार से के लिए इनको 2016 में सम्मानित किया जाता है। अगर बात करें 2017 की, तो दोस्तों दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को हमारा दुखम सुखम के लिए 2017 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अगर वहीं बात करें 2018 की, तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगूड़ी को 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और 2019 में कागज़ की नाव के लिए नासिरा शर्मा को हमारा व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2020 की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र के साम्राज्य के लिए शरद पगारे जी को हमारा सम्मानित किया जाता है। और 2021 में महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को हमारा व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों आज हमने बात करी उन प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और व्यास सम्मान प्राप्तकर्ताओं पर। कल हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले उन सभी व्यक्तियों पर जिन्होंने सरस्वती सम्मान को प्राप्त किया और उनकी जो रचनाएं थी किस आधार पर उनको वो सम्मान प्रदान किए गए उनके आधार पर। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।